हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प। स्टडी हेल्प में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आरआरसी ग्रुप डी 12 से 16 सितंबर के बीच में पूछे गए फेज़ 3 के कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के प्रश्न। और ये मुझे स्टूडेंट ने सेंड किए थे, तो उसके आधार पे एनालिसिस करके है। और एक दो प्रश्न मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने अपनी ओर से डाले हैं कि अति संभावित भी हो कि इससे इस तरीके के क्वेश्चन आगे पूछे जाने के एग्ज़ाम में, आगे फर्दर आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो तीन प्रश्न मैंने उसमें भी अपने मन से डाल दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो वीडियो पे जाने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना हो तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी, मैथ, करंट अफेयर्स और की वीडियो हैं, उसको ज़रूर फॉलो करें, देखें। आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा नॉलेज ही मिलेगा दूसरे चैनल से अच्छा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति किस वर्ष मापी थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, आजकल ग्रुप डी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1676, ऑप्शन बी 1776, ऑप्शन सी 1876 या ऑप्शन डी 1867। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1676 में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की स्पीड नापी थी। तो अभी हम जान लेते हैं कि जो लाइट की है वो डिफरेंट मीडियम में कितनी कितनी स्पीड रहती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे का। ये सब सोचिए फेवरेट क्वेश्चन है। लाइट जो है रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। कुछ टॉपिक होते हैं ना, हर एग्ज़ाम के फेवरेट टॉपिक होते हैं। जैसे अगर आपको एसएससी का फेवरेट टॉपिक जानना हो तो एसएससी का फेवरेट टॉपिक आपका रह जाएगा प्लांट किंगडम बढ़िया, एसएससी में क्वेश्चन रहेंगे। रेलवे के आपका फेवरेट टॉपिक में आप साइंस में फिजिक्स पढ़िए और केमिस्ट्री पढ़िए। तो और बायो में रेलवे का फेवरेट टॉपिक है सेल हो गए, चाहे और जो म्यूटेशन थ्योरी वाले होते हैं वो क्वेश्चन रेलवे के टॉपिक फेवरेट है। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, जो लाइट की वैक्यूम में स्पीड होती है, लाइट की वैक्यूम में स्पीड होती है 3 × 10⁸। 3 × 10⁸। आपको देखिए, ये याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड होते हैं, यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। ग्लास में लाइट की स्पीड जी की मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा मैंने गूगल पे सर्च कर लिया वो दिया, नहीं। जितना एनसीईआरटी में लिखा है केवल उतना ही है यहाँ पे। इसके अलावा रत्ती भरना एक ज़्यादा गूगल से सर्च करके लिखा है ना कुछ लिखा है। तो एनसीईआरटी का भी फॉलो करिए, रेलवे ज़रूर आपको बेनिफिशियल देगा। तो ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास के बाद आपकी तारपीन ऑयल में लाइट की स्पीड होती है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तारपीन ऑयल के बाद से आपकी आ जाएगी यहाँ पे रॉक सॉल्ट में लाइट की स्पीड होती है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और देखिए यहाँ पे वाटर में लाइट की स्पीड, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप याद रखिएगा। वाटर में लाइट की स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो मैं एक लाइट का सेपरेट वीडियो बना के पूरा अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग ज़रूर उसे फॉलो करिएगा। 1-2 दिन में बिफोर 4th फेज़ के एग्ज़ाम से पहले मैं ये वीडियो ज़रूर डाल दूंगा लाइट का पूरा, जिसमें लाइट के पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे गए होंगे ग्रुप डी में अभी तक जो भी पूछे गए हैं या आगे आने की जो भी संभावना है 50 क्वेश्चनों का मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, आप देखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कपड़े का एक टुकड़ा जो सूरज की रोशनी में हरा दिखाई देता है, लाल रोशनी में देखने पर काला क्यों दिखाई देता है। क्वेश्चन है, आप देखिए कोई भी जो चीज़ हम देखते हैं कि अगर ये चीज़ मान लीजिए सपोज करिए रेड कलर है,
मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। सपोज करिए बोर्ड है, बोर्ड जो है आपको ये बोर्ड दिखता है, अपने क्लास में भी अपने बोर्ड देखे होंगे, वो वाइट कलर का चाहे ब्लैक कलर का क्यों दिखता था? अगर वो वाइट बोर्ड होता है, लेट्स एज्यूम अगर वो आपके कॉलेज में वाइट बोर्ड लगा होगा, तो वाइट कलर का हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो सारे कलर को एमिट कर रहा है, मतलब कोई भी कलर उस पर रुक नहीं रहा है, सारे कलर को क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है, ठीक है। और अगर आपके कॉलेज में ब्लैक बोर्ड लगा होगा, मैं तो ब्लैक बोर्ड से एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉलेज में ब्लैक बोर्ड लगा होगा, अगर वो ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्योंकि सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर देखिए जैसे अब गुलाब की पंखुड़ी ले लीजिए, रोज़ ले लीजिए, रोज़, रोज़ हमें रेड क्यों दिखाई देता है? रोज़ हुआ चाहे कुछ भी हुआ, रेड रेड हमें क्यों दिखाई? क्योंकि रोज़ जो है रेड के अलावा बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसे देखिए, आपने देखा होगा जो फल वाले या फल वाले जब सेब वो बेचते हैं, एप्पल बेचते हैं, रात के टाइम में तो लाल रंग की रोशनी लगा देते हैं, तो उसमें लाल रंग और अच्छे से सेब का कलर दिखाई देता है, क्योंकि सेब का कलर लाल है और लाल रंग की रोशनी लगा देंगे तो वो और ज़्यादा एमिट करेगा लाल रंग को, तो हमें सेब लगेगा बहुत चमक रहा है, मतलब जो अगर दाग वाला सेब भी होगा वो भी बहुत अच्छा चमकता हुआ दिखाई देगा। तो मेन कारण यही है कि कोई भी वस्तु है वो हमें उसी रंग की दिखाई देगी जिस रंग की वो एमिट कर रही है। अब जैसे मान लो रेड कलर की, तो रेड कलर को वो एमिट कर रही है, लेकिन अगर वो ग्रीन प्रकाश में ले आए, हम उसको मान लो ग्रीन प्रकाश में देखें, तो वो हमें ब्लैक दिखाई देगी। ब्लैक क्यों दिखाई देगी? क्योंकि जो ग्रीन कलर के प्रकाश में वो वस्तु उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी, उस कलर को जाने ही नहीं देगी। और आप कलर कौन सा एमिट कर रहे हो? एमिट कर रहे हो आप कलर ग्रीन, तो वो कलर एब्जॉर्ब कर लेगी, तो हमें वस्तु ब्लैक दिखाई देगी। तो इसका देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर भी यही है, कपड़े पूरी तरह से लाल रंग की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपका रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और लंबन त्रुटि का कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा। अंतरिक्ष यान से आसमान देखते हैं तो उनको कैसा दिखता है? आप पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या है। यात्री अंतरिक्ष यान से आसमान देखते हैं तो क्या दिखता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से आसमान को देखते हैं तो काला दिखाई देता है। पूछिए क्यों? कारण इसका ये है क्योंकि देखो, अंतरिक्ष में कोई भी एनवायरनमेंट होता है, मतलब कोई भी वातावरण है? आप बताइए, नहीं है, कोई भी वातावरण नहीं है। जब कोई भी वातावरण नहीं है तो वहाँ पे जो सन की लाइट है, सन की लाइट को कोई ट्रैप कर सकता है? कोई कहीं भी सन की लाइट ट्रैप नहीं होगी, सन की लाइट सीधे सीधे निकल जाएगी। जब सीधे सीधे निकल जाएगी, हमें अपनी धरती जो है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारे जो वायुमंडल में बहुत ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स हो गए और चाहे धूल धुएं के कण हो गए, ये सभी सूर्य की लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। और सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा होती है स्कैटर ब्लू कलर की। ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, तो इस वजह से हमें हमारा आसमान जो है नीला दिखाई देता है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य जो है सूर्य उदय होते समय या सूर्य अस्त होते समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो रेड कलर होता है वो लेस स्कैटर होता है। देखो, सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखो, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्पीड ज़्यादा, और जिसकी स्पीड जितनी ज़्यादा वो उतना कम स्कैटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड का ए, काला। आइए क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे था। एक ग्रुप डी में आजकल इंजीनियरिंग के सवाल भी पूछने लगा है। अब मुझे लग रहा है कुछ दिनों में ग्रुप डी जो है यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो जाएगा। दो विकिरणों की ऊर्जाएं E1 और E2 क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उनकी तरंग दैर्ध्य का संबंध क्या होगा? देखिए, यहाँ पे लगेगा प्लांक रूल। यहाँ पे क्या रूल आएगा? प्लांक का रूल आ जाएगा। प्लांक रूल क्या कहता है? प्लांक रूल कहता है E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना। और न्यू क्या होता है? न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, जो न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी, और एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट होता है, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट होता है एच, और न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? सी बाई लैम्डा होती है, सी बाई लैम्डा 1 होती है, सी बाई लैम्डा मान लीजिए, ठीक है ना। तो प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे आप देखिए, लगा दीजिए E1, यहाँ पे लगा दीजिए E2 इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। अब बताइए एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.634 इंटू 10⁻³ -34। अब एनर्जी क्या, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो E जो है एनर्जी होता है, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल।
और यहाँ पे क्या होता है देखिए, सी की प्रकाश की यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर गया सेकंड, तो यानी जूल पर सेकंड जो होगी, जूल सेकंड इसकी होगी, एच की प्लांक कांस्टेंट की यूनिट जूल सेकंड होगी। अब जो हम बात करते हैं यहाँ पे, आपका क्वेश्चन हम यहाँ पे उठाते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जस्ट अ मिनट, मुझे नेक्स्ट पेज ले लेने दीजिए। हाँ देखिए, तो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले एनर्जी थी, ठीक है, उसके बाद से एच सी बाई लैम्डा वन, फिर 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरी एनर्जी थी, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा टू। एच से एच गया, सी से सी गया, यानी यहाँ पे आ गया 25 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू लैम्डा वन, लैम्डा टू डिवाइडेड बाई लैम्डा वन, यानी लैम्डा वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स लैम्डा टू। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, 25 डिवाइडेड बाई 2, हाँ, तो लैम्डा वन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा टू। तो करेक्ट आंसर होगा लैम्डा वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो लैम्डा वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा टू, बिकॉज लैम्डा क्या देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, तो लैम्डा भी बढ़ेगा, ओके ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश की किस गति से, किसकी प्रकाश की किस में गति अधिकतम होती है। क्वेश्चन होगा प्रकाश की किस में गति अधिकतम होती है, वैक्यूम में, ग्लास में, वाटर में, एयर में। मैंने देखिए पिछली बार, पिछले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में इसको समझाया था। प्रकाश की जो मैक्सिमम स्पीड होती है, ऑप्शन ए वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। वैक्यूम में प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, वैक्यूम में प्रकाश की स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। ग्लास में कितनी होती है, ग्लास में होती है 2 इंटू 10 की पावर 8। और इसकी वाटर में स्पीड कितनी होती है, देखिए 2.25 इंटू 10 की पावर 8। और एयर में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा प्रकाश की स्पीड कितनी होती है एयर में। और इसका बट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश की अधिकतम गति की किस में होती है, वैक्यूम में प्रकाश की अधिकतम गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के द्रव्य में तैरने वाले कणों के साथ टकराव होने के कारण होने वाली चकाचौंध की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्रकाश के द्रव्य में मतलब कोई समझ लीजिए कोई आपका कोलाइडल सोल्यूशन है सपोज करिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन बी टिंडल इफेक्ट होगा। अब देखिए टिंडल इफेक्ट किस पे होता है, कोलाइडल सोल्यूशन पे होता है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। जब देखिए हम कोई भी अंधेरे कमरे में, मान लीजिए एक अंधेरा कमरा है, ठीक है, उसमें हम छोटी सी खिड़की खोल देते हैं और उसमें से धूप की कण आती है, उसमें देखते हैं उसमें जो है छोटे छोटे हमें धूल के पार्टिकल दिखते हैं, वो घूमते रहते हैं हवा में, तो वो टकराते रहते हैं एक दूसरे से, वो मोशन शो करते हैं, तो वही जो होती है टिंडल इफेक्ट होता है, इसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टिंडल इफेक्ट। देखिए स्नेल लॉ जो है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बड़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे स्नेल लॉ था, और हाइजन इफेक्ट जो था ये आपका बताता था तरंग दायरे पे, मतलब ये आपकी जब वेवलेंथ पे होती थी, वेव पे, ये हाइजन इफेक्ट। इसमें हाइजन में ये बोला गया था, हाइजन ने ये भी थ्योरी दी थी कि किसी भी वस्तु का स्थिति और संवेग एक साथ बता पाना असंभव है, ये हाइजन प्रिंसिपल था। और रमन इफेक्ट जो था आपकी, मुझे कमेंट करके बताएंगे रमन इफेक्ट क्या था सभी दो फ्रेंड्स मेरे, और रमन इफेक्ट उसी समय पता चलेगा। रमन इफेक्ट मैं आपको कल बताऊंगा रमन इफेक्ट क्या होता है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर दिखाई देने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद उत्सर्जित होगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपवर्तन के बाद। देखो अवतल लेंस है, अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस यही होता है ना, अवतल लेंस ये होता है जिसका बाहरी किनारा उठा हो, बाहर की सरफेस उठी हो और अंदर की सरफेस धसी हो। और उत्तल लेंस क्या होता है जिसका बाहरी किनारा धसा हो और अंदरूनी किनारा उभरा हो। तो उत्तल लेंस ये होता है, उत्तल लेंस ये होता है, ये आपका उत्तल लेंस है,
उत्तल और ये आपका अवतल है। देखो जब भी आप हमेशा याद रखना, कोई भी वस्तु, अगर कोई भी प्रकाश पुंज अगर इस उत्तल लेंस के फोकस से उठ रही है, फोकस से उठ रही है, तो वो प्रिंसिपल, वो जो होगी, ये जो होगी लेंस जो है, अगर ये फोकस से उठ रही है तो जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएगी। जो अगर कोई, अगर देखिए क्या होता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस समांतर हो जाएगी, कहने का मतलब ये भी है कि वो फोकस दूरी इनफाइनाइट पे जाके वो किरणें एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा तो उसकी इमेज हमें कहाँ मिलेगी, तो उसकी इमेज हमें फोकस पे मिलेगी। लेकिन ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु जो है फोकस पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज हमें कहाँ मिलेगी, उसकी इमेज हमें इनफाइनाइट पे मिलेगी। कैसे मिलेगी, बहुत बड़ी इमेज मिलेगी और सीधी मिलेगी, बड़ी व सीधी, बड़ी सीधी नहीं उल्टी मिलेगी, क्योंकि उत्तल दर्पण में आपकी हर इमेज उल्टी, अवतल दर्पण में हर इमेज उल्टी ही मिलती है, ठीक है ना, बड़ी और उल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन परफॉर्म ए सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन वो होता है ना जो डायरेक्ट ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ठोस से, सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, सब्लिमेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब मैं आपको थोड़े और सब्लिमेशन के सेंटेंस बता रहा हूँ, कि मतलब सब्जेक्ट वो बता रहा हूँ कौन कौन से डायरेक्ट सब्लिमेशन। आप कैम्फर, कपूर के बारे में आपने सुना होगा, कपूर भी होता है ना डायरेक्ट सब्लिमेशन करता है। कपूर के अलावा आप नेफ्थलीन की गोली, नेफ्थलीन की जो गोलियाँ होती हैं वो भी जो होती है सब्लिमेशन करती हैं, ठीक है। तो अब ये जो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, इसका डायरेक्ट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन सी विधि गंदे पानी से पानी को अलग करने की है। गंदे पानी को अलग करने की कीप, आशवन विधि, क्रिस्टलीकरण या छानने का काम। तो इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, अलग करने की आशवन विधि या क्रिस्टलीकरण या छानने का काम। तो पानी को गंदे पानी से अलग करने के लिए हम छानने का काम लेंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो अलग करने की कीप हम काम में नहीं ले सकते ना, क्योंकि इसे अलग करने की कीप हम वहाँ काम में लेते हैं जहाँ पे जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, जैसे मान लो पानी मिला, पानी से कोई और मिला, अल्कोहल मिला, मान लो सपोज करो। अब इन दोनों को किस विधि से अलग किया जाएगा, इन दोनों को अलग करने की कीप की विधि से अलग किया जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, ठीक है। क्रिस्टलीकरण वहाँ यूज़ किया जाएगा जब उसमें छोटे छोटे आयंस मिले होंगे, तो वहाँ क्रिस्टलीकरण का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जल शोधन में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जल शोधन में किस प्रक्रिया किया जाता है, परासरण का, विपरीत परासरण का, साइटोलिसिस का, स्फीतिदाब का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विपरीत परासरण, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस का हम जल शोधन में यूज़ करते हैं। देखो जब हम ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस को ही परासरण कहते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जब कोई सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से, यानी जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है उससे जो सब्सटेंस है लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जाने लगे, तो वो ऑस्मोसिस होती है। और जो रिवर्स ऑस्मोसिस होती है वो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन में जाए, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो जल शोधन की प्रक्रिया में हम रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अलवणीकरण क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अलवणीकरण क्या है, और इसका जो ऑप्शन होगा वो नेक्स्ट पेज पे होगा। मैं चलता हूँ। ये पर्यावरण को साफ करने की एक प्रक्रिया है। ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें खनिज पदार्थ को खारे से पानी से अलग किया जाता है। ये कैफीन को हटाने की प्रक्रिया है, ये क्षय की प्रक्रिया है। देखो अलवणीकरण प्रक्रिया यानी डीसैलिनेशन प्रोसेस क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पदार्थ को खारे पानी से अलग किया जाता है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये इसमें खनिज पदार्थ को जैसे देखो डीसैलिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम इस प्रोसेस से हम नमक भी बनाते हैं, सॉल्ट भी डीसैलिनेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि देखिए अगर पानी को एक जगह गड्ढा खोद के, समुद्र के पानी को गड्ढा खोद के रख देते हैं और धूप की रोशनी में पानी पूरा वेपोराइज हो जाता है, और जो पानी बचता है, जो सब्सटेंस वाइट कलर का बचता है, वही हमारा सॉल्ट होता है। तो ये डीसैलिनेशन प्रोसेस क्या होता है कि खारे पानी से नमक को अलग करने की प्रक्रिया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि खारे पानी से खनिज पदार्थ या मिनरल्स को अलग करने के लिए हम डीसैलिनेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है।
अब देखिए ग्रुप डी के, रेलवे के ग्रुप डी में जो फेवरेट क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट जो है रेलवे का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। ये बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं लेके आता हूँ आपके लिए, क्या क्वेश्चन है, मानक ताप और दाब पे। मानक ताप और दाब का मतलब आप समझते हैं, मानक ताप और दाब का मतलब होता है एसटीपी, ठीक है। एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कर दिया है, देखो एसटीपी कर दिया है, तो एसटीपी पे टेम्परेचर हम कितना लेंगे, 273 केल्विन, 273 केल्विन। और प्रेशर कितना रहेगा, प्रेशर रहेगा 1 बार, प्रेशर रहेगा कितना 1 बार, और 1 बार पे प्रेशर कितना होता है 0.96 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब लेकिन यही देखो एसटीपी बोल रहा है, और इस पे वॉल्यूम कितना, कोई गैस इस पे वॉल्यूम कितना कंटेन करेगी, वॉल्यूम उस गैस करेगी 22.4 लीटर, ठीक है ना, ये इतना आयतन घेरेगी। लेकिन देखो ये मानक तापमान और दाब लेगा। अब जब मानक शब्द हट जाए, यहाँ पे सामान्य लिख जाए, बात सुनना दोस्तों, बस देखो यहीं पे गड़बड़ सब कर देंगे। मानक ना लिख के सामान्य लिखे, यानी नॉर्मल टेम्परेचर एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेशर लेते हैं हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर हम कितना लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। जब 20 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 293 केल्विन। देखो एनटीपी और एसटीपी में बस कितना होता है, टेम्परेचर और प्रेशर का ही डिफरेंस होता है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे भी गैस जो होती है 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरती है, आयतन घेरती है। समझे बात को, यही चीज होता है एसटीपी और एनटीपी में अंतर। तो अब क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, मानक तापमान और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर की मात्रा लेती है, तो ये कौन सी गैस है। देखो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम इस गैस का हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट हमें कैसे मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा जब हमें मोल पता होगा। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन घुमा फिरा के क्या कह रहा है, क्वेश्चन घुमा फिरा के कह रहा है कि आप हमें मोल बताओ, मोल का कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखो सबसे पहले देखो, अगर देखो क्वेश्चन पे जाने से पहले आप एक ये चीज़ मेरा कॉन्सेप्ट समझो। देखो जो 1 मोल गैस होती है, 1 मोल गैस होती है, वो एसटीपी हो चाहे एनटीपी पे हो, वो कितना आयतन घेरेगी, 22.4 लीटर आयतन घेरेगी। बात समझ रहे हो आप, बिल्कुल आप समझ रहे हो कि 1 मोल गैस 22.4 लीटर पे कितना आयतन घेरेगी। कोई भी हो, कोई भी मॉलिक्यूलर हो, कुछ भी सब्सटेंस हो, वो कितना आयतन घेरेगी, 22.4 लीटर आयतन घेरेगी। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि गैस कितना वेट है, 7.5 ग्राम गैस है, 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर गैस, ठीक है ना, 7.5 ग्राम है, ठीक है। अगर हम यही क्वेश्चन पे, तो इसका ये कितना, इसका 22.4 लीटर पे हम लेंगे तो कितना ये घेरेगी, कितने ग्राम निकलना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो इसका सॉल्यूशन सॉल्व करने पे 30 आएगा। अब देखो 30 आना चाहिए, ठीक है। 30 क्या होगा, 30 ग्राम, यानी ये जो गैस है 22.4 लीटर पे कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। मतलब बात समझ रहे, 22.4 लीटर पे इस गैस का 30 ग्राम वेट हो जाएगा। अब आप ऑप्शन पे आइए डायरेक्ट, अब छोड़िए मोल मॉलिक्यूलर वेट निकालना छोड़ दिए। अब इस ऑप्शन में आप देखिए कि ऐसे कौन सा सब्सटेंस है जिसका वेट 30 ग्राम हो रहा है। नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14, ऑक्सीजन का 16, 6 4 10। और देखिए पहला ही ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यान में क्या रखना है, मैं एक बार और बता देता हूँ इस क्वेश्चन को आपको, ताकि समझ में कोई दिक्कत ना हो। देखो कोई भी गैस है, अगर वो 1 मोल है तो एसटीपी पे कितना लीटर आयतन घेरेगी, एसटीपी पर वो 22.4 लीटर आयतन घेरेगी 1 मोल गैस, ठीक है। 1 मोल बोलो या आप मॉलिक्यूलर वेट बोलो, जो आपको बोलना बोलो, लेकिन कॉन्सेप्ट मोल का ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 मोल गैस एसटीपी पे कितना आयतन घेरेगी 22.4। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए तो ये गैस जो है 5.6 लीटर पे उसका वेट कितना है 7.5 ग्राम है। तो अगर यही 22.4 लीटर पे उस गैस का वेट कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर पे गैस पे उसका वेट कितना हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन में देखिए, अब ऑप्शन पे आइए, नहीं तो 30 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए फिर फॉर्मूला आप लगाओगे, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इंटू
मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी एक मोल गैस का वही वेट होगा। क्वेश्चन बात को, मेरी सार को ध्यान से सुनने की, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी गैस है उसका एक मोल लेते हैं तो उसका वही वेट होगा जो उसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट होगा। मतलब समझ रहे ना बात को, कहने का मतलब यही है कि अगर मान लो आपके पास इस कमरे में आपके पास एक मोल ऑक्सीजन है, सपोज करो एक मोल ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, ना कि मैं एटम ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। मॉलिक्यूल और एटम में बहुत अंतर होता है। एटम जो है आपका मतलब फ्री स्टेट में नहीं पाया जा सकता, लेकिन मॉलिक्यूल जो है फ्री स्टेट में मिलती है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल अपना फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे हम छोटे बच्चों को सड़क पे नहीं छोड़ सकते कि जाओ घूम के आओ, ऐसा नहीं कर सकते, उसके साथ कोई ना कोई गार्जियन चाहिए। तो आप एटम को छोटा बच्चा समझ सकते हो, मॉलिक्यूलर को एडल्ट पर्सन समझ सकते हो कि एडल्ट पर्सन पे इतने ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। तो मॉलिक्यूलर क्या हो गया, एडल्ट हो गया। तो एक मोल जो कोई भी गैस है उसका वेट वही वेट होगा जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो यहाँ पे आपने एक मोल गैस निकाल लिया, क्योंकि 22.4 लीटर पे क्या करेगी गैस, एक मोल आयतन घेरेगी, एक मोल होगी तो ही वो 22.4 होगी। तो उसमें उसका वेट कितना आ रहा है, 30 ग्राम। और जब आपने 30 ग्राम निकाल लिया तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आपने मॉलिक्यूलर निकाल लिया, इनडायरेक्टली वे में आपने मॉलिक्यूलर निकाल लिया। अब इसमें से चेक कर लो कि कौन सा मॉलिक्यूलर है, आपका हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक क्लास बहुत जल्दी मोल पे ही लेके आऊँगा, केवल मोल। ये क्वेश्चन रेलवे में हर समय पूछे जा रहे हैं, मोल मॉलिक्यूलर वेट पे मैं एक क्लास लेके आऊँगा बहुत जल्दी, और हो सकता है कि कल परसों में ले आऊँ। और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन भी है, नाइट्रोजन परमाणु के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए नाइट्रोजन, अब देखिए परमाणु हो गया, ताकि दोस्तों अणु, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन परमाणु के 0.6 अणु का द्रव्यमान, तो देखिए बहुत सिंपल है, इसका कितना हो गया, देखो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। अब वेट कितना, देखो मोल कितना, 0.6 अणु दे रखा है, जीरो। नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है नाइट्रोजन का। और इसमें देखो 0.6 बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 0.6 हम बात करेंगे तो इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बात सुनिए, इसमें बात क्या है, नाइट्रोजन परमाणु के, देखिए यहाँ पे देखिए मैं अणु परमाणु में खुद कंफ्यूजन हो गया था मुझे। परमाणु, अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल दोस्तों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अणु मतलब आप मॉलिक्यूल समझिए, ठीक है ना। अब परमाणु मतलब एटम, ठीक है ना। अब देखिए अब इजीली होगा, अब आपको 14 नहीं लेना है, अब आपको 28 लेना है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अणु की। अणु मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की हम बात करें तो नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है, यानी एक मोल। कहने का मतलब है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर का वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट 28 होता है, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि एक मोल नाइट्रोजन का वेट कितना हो जाता है, 28। लेकिन मुझे कितना दे रखा है, 0.6 अणु। 0.6 अणु का मतलब समझ रहे कि आपको 0.6 मोल दिया हुआ है, 0.6 मोल। तो एक मोल का वेट 28 है, तो 0.6 मोल का कितना वेट हो जाएगा, 28 इंटू 0.6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16.8, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आइए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है। सी और O2 में अनुपात में मौजूद है। CO2 में C और ऑक्सीजन किस अनुपात में मौजूद है। देखो सबसे पहले आप C का मॉलिक्यूलर वेट जानो कितना होता है। C का नॉट ए मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूलर वेट तो C का आपको पता है कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे C का जो एटॉमिक वेट होगा 12 होगा, करेक्ट आंसर C का 12। और ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में है तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये कितने से डिवाइड होगा, सोचिए 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 12 और 8, यानी 3⁸ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ गए ना। यहाँ पे मैं देखिए कार्बन का तो हमें एटॉमिक वेट लेना है, लेकिन ऑक्सीजन का हमें मॉलिक्यूलर वेट लेना है। अब आप पूछिए कि ऑक्सीजन का हमने मॉलिक्यूलर वेट क्यों लिया, ऑक्सीजन का हमने एटॉमिक वेट क्यों नहीं ले लिया। देखो क्योंकि ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल बना रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहा है यानी अपने जैसा ही कोई दूसरा भाई ढूंढ रहा है, जबकि कार्बन को दूसरे भाई की जरूरत नहीं है, कार्बन ने ऑक्सीजन से ही बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे को
मैक्रोन्यूट्रिएंट तत्व हैं। देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट वो तत्व होते हैं जो पौधे के लिए एसेंशियल होते हैं। तो एसेंशियल देखो जो है इसमें एसेंशियल जो तत्व होते हैं पौधों के, उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट तत्व में आप, मैं जब इसको पढ़ाऊँगा आपको फिर बायो में प्लांट किंगडम, तो मैं इसकी छोटी छोटी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद किया जाता है बस। लेकिन आज के अभी इसके लिए पेपर के एनालिसिस को देखते हुए आप इसको याद रखिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट तत्व जो होता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट तत्व। और ये बाकी जो 3 होते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। और जो बोरॉन होता है, बोरॉन जो होता है टिश्यू, जब किसी भी प्लांट में इसकी कमी होती है तो वहाँ पे टिश्यू जो है ना डैमेज होने लगता है, बोरॉन से टिश्यू डैमेज होगा, ठीक है। क्लोरीन क्या होता है, देखो जल के संवहन में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जब जो जड़ पेड़ जो होती हैं अपनी जड़ों से जो जल खींचती हैं वो क्लोरीन उसमें एलिमेंट की हेल्प के थ्रू खींचा जाता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो वो जल नहीं खींच पाएगी। ऑक्सीजन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी मैक्रो का आप समझ सकते हैं मेजर न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन मुझे एक मेरे दोस्त ने भेजा था, निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है, बस उसने इतना लिखाया था। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, देखो एज पर ए एनसीईआरटी सिलेबस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ए कीट भक्षी प्लांट, ठीक है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो इंसेक्टिवोरस में देखिए मैंने नाम लिख दिया वहाँ पे चारों का, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, निपेंथिसिया और डायोनिया। डायोनिया होगा ना कि डायगोनिया होगा, डायोनिया, मैं करेक्ट करता हूँ यहाँ पे, डायोनिया, डायोनिया। तो ये 4 जो होते हैं ये इंसेक्टिवोरस होते हैं, यही होते हैं। अब इसमें से कोई पूछेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, आप ये 4 को ध्यान में रखिएगा, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, निपेंथिस, डायोनिया। ये क्यों कीट भक्षी, क्यों इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट क्यों खाते हैं, टू रिड्यूस या मिनिमाइज नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, ठीक है। ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को मिनिमाइज करने के लिए क्या खाते हैं, इंसेक्टिवोरस। क्योंकि इंसेक्ट की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। मेनली आप बात समझिए कि कोई भी प्लांट है इंसेक्ट क्यों खा रहा है, क्योंकि वो मेनली जो उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए क्या करेंगे, इंसेक्ट को खाएंगे। इंसेक्ट ही क्यों खाए, कोई ह्यूमन भी क्यों नहीं खाया, क्योंकि जो इंसेक्ट की वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो काइटिन की बनी होती है। और काइटिन क्या होता है, काइटिन में मेजर कंपोनेंट क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंवहनीय पौधा, असंवहनीय मतलब नॉन वेस्कुलर प्लांट। देखिए अब आपको पहले तो प्लांट पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लांट होते हैं। देखो चारा, मर्सीलिया, सीडर और फर्न। देखो इसमें आप जो चारा होता है ना, चारा जो होता है आपका एल्गी होता है। और एल्गी कौन सा होता है, एल्गी आपका थैलोफाइटा ग्रुप में आता है। किस ग्रुप में आता है, थैलोफाइटा ग्रुप में, ठीक है। और थैलोफाइटा ग्रुप में जो आता है वो क्या होता है, नॉन वेस्कुलर होते हैं, वो सारे के सारे नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं, ठीक है। और नॉन वेस्कुलर क्यों होते हैं, क्योंकि थैलोफाइटा ग्रुप में आता है। थैलोफाइटा ग्रुप में मेनली कितने एलिमेंट हो, कौन कौन आते हैं, देखो थैलोफाइटा ग्रुप में आपका एल्गी मिलेगा, फिर बैक्टीरिया मिलेगा, फिर आपका फंगी मिलेगा, ठीक है, फंगस, ठीक है, फंगस, FUNGUS, ठीक है, फंगस। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बात करते, देखो अब बात करते हैं मर्सीलिया, सीडर और फर्न। देखो सीडर आपका जिम्नोस्पर्म होता है, क्या होता है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है। अब बात समझिए, सीडर को हिंदी में देवदार कहते हैं। फर्न आपका एंजियोस्पर्म प्लांट है, एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी मतलब ये वो प्लांट है जिनमें जो सीड होते हैं ना वो नेकेड नहीं होते, नेकेड मतलब नंगे नहीं होते, इनकी सीड कवर होती है, सीड जो होता है जो बीज कवर होता है। और फर्दर जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वो फर्दर 2 भागों में डिवाइड होते हैं, एक तो होता है मोनोकोटिलेडॉन और दूसरा होता है डाइकोटिलेडॉन। और जो जितने भी हमारे जो हम लोग फल गेहूँ सब्जियाँ खाते हैं वो मोनोकोटिलेडॉन में आते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं, जब डिटेल पढ़ेंगे प्लांट किंगडम तो बहुत अच्छे से मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। बहुत जल्दी मैं एक प्लांट किंगडम पे भी वीडियो अपलोड करूंगा। अब बात करते हैं, देखो मर्सीलिया क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा प्लांट होता है, ठीक है ना। अब देखो ब्रायोफाइटा तो प्लांट हो गया, लेकिन ये फर्स्ट क्या हो गया,
फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट हो गया, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट जो कि एम्फीबियन होता है, एम्फीबियन होता है यानी प्लांट का उभयचर होता है। ये कहाँ पे उगते हैं? ये वहाँ पे उगते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लड आते हैं। मेनली ब्रायोफाइटा क्या होता है? ब्रायोफाइटा का मेनली काम होता है ना फ्रेंड्स कि फ्लड इंटेंसिटी को रोकना या फिर आपकी मिट्टी के कटाव को रोकने में ये ब्रायोफाइटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो फादर ऑफ ए ब्रायोफाइटा कौन होता है? हेडविक होते हैं। फादर ऑफ ए ब्रायोफाइटा हेडविक। ऑफ इंडियन फादर ऑफ ए ब्रायोफाइटा शिवराम होता है, शिवराम कृष्णन, एस कृष्णन भी आप कह सकते हो। तो आप इस ज़्यादा जानकारी दे दी, ग्रुप डी के लिए मैंने आपको बता दिया, प्लीज़ इसे नोट डाउन करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप समूह में जिसमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है किस रूप में जाने जाते हैं? अभी मैंने आपको सब बता दिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थैलस। थैलस इज द करेक्ट आंसर, जिसमें जड़, पत्ती और तना नहीं होती हैं, क्योंकि थैलोफाइटा ग्रुप की पहचान यही होती है, क्योंकि उसमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं। अब ब्रायोफाइटा में आप बात करेंगे, इनमें जड़, तना, पत्तियां तो होती हैं, लेकिन वो आपस में इतनी गुजी होती है ना कि वो रिजॉइड बना लेती है। क्या बना लेती है? रिजॉइड। और ब्रायोफाइटा का रिजॉइड की उत्पत्ति कहाँ होती है? एपिडर्मल सेल से होती है। हमेशा रिमेंबर रखिएगा, एपिडर्मल सेल। पिछले साल के ग्रुप डी का पेपर उठा के देखिएगा, ये इतना ब्रायोफाइटा पे उसने क्वेश्चन पूछा था और एपिडर्मल सेल से उठाया था उसने, केवल एपिडर्मी सेल, ठीक है ना, एपिडर्मी सेल से ब्रायोफाइटा की किसकी उत्पत्ति? रिजॉइड, रिजॉइड की उत्पत्ति होती है, जो ब्रायोफाइटा में जड़ का काम करता है। लेकिन ये जड़ होता नहीं है, लेकिन लुक लाइक ए जड़, जैसे होता है ना, जैसे वेस्टिकुलर ऑर्गन होता है, जैसे कान की पर्णकाली, नोज, ये हमारे वेस्टिकुलर ऑर्गन है। ऐसे ये एपिडर्मी सेल जो होता है ना ब्रायोफाइटा का, आप कह सकते हो सिमिलर एज लाइक रूट लाइक ये है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कंडक्ट ए वाटर? देखो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए कि कौन सा टिश्यू है जो जल को संवहन करता है। देखो जाइलम, जाइलम से क्या याद रखो? देखो जाइलम आ गया ना, लम से जल, जाइलम जो है आपका जल का संवहन करेगा, फ्लोएम जो है आपका भोजन का संवहन करेगा। पैरेन्काइमा और कोलमकाइमा दोनों आपका सिंपल टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। देखो जब आप प्लांट किंगडम में टिश्यू को मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो ये फर्दर प्लांट किंगडम के टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल होते हैं, सिंपल टिश्यू, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू फर्दर दो भागों में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, एक तो जाइलम, दूसरा फ्लोएम। और जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो आपका फर्दर तीन भागों में डिवाइड होते हैं, एक तो पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा एस्क्लेरेन्काइमा, एस्क्लेरेन्काइमा, ठीक है ना, एस्क्लेरेन्काइमा। अब बात करते हैं, देखो स्क्लेरेन्काइमा जो होती है कहाँ पाया जाता है? जो भी हस्क होता है, हस्क, हस्क को कहते हैं, जैसे नारियल का ऊपर का खोल देखते हो ना आप, वो स्क्लेरेन्काइमा से बना रहता है। ये मेनली डेड टिश्यूज होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा डेड होते हैं। ये किसी भी प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा जो बीच की खाली जगह, जो प्लांट में लचक, किसी भी प्लांट में देखते हो टहनी में लचक होती है, वो कोलेनकाइमा से होती है, ठीक है ना। कोलेनकाइमा लचक प्रोवाइड करते हैं। पैरेन्काइमा का भी मेन काम होता है लचक प्रोवाइड करने का, लेकिन पैरेन्काइमा आपका जो होता है इसके क्लोरोफिल में भी फर्दर हेल्प करता है। पैरेन्काइमा फर्दर आपका दो भाग में डिवाइड होता है, एक तो एरेन्काइमा बनता है, दूसरा क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा उन प्लांट में पाया जाता है जो प्लांट आपका पानी में उगते हैं। पानी में उगने का मतलब आप जैसे वाटर हायरस्पीस मान लें, वाटर हायरस्पीस, या फिर आप लोटस का प्लांट मान ले, और या फिर आप पता नहीं इसको आप लोग की तरफ क्या बोला जाता है, हमारी तरफ बोला जाता है सिंघाड़े का प्लांट, जो मतलब नहीं होता जो फल पानी में उगते हैं, उन प्लांट में भी एरेन्काइमा, यानी जो ये तैरने के लिए हेल्प करता है, प्लांट को जो पानी में तैरने के लिए हेल्प करेगा, वो कौन सा टिश्यू हेल्प करेगा? एरेन्काइमा, एरेन्काइमा टिश्यू, एरेन्काइमा, एरेन्काइमा टिश्यू प्लांट को पानी में तैरने में हेल्प करेगा। क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा किस में हेल्प करेगा? प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है जो कि आपका किस में मिलने में मदद करता है? क्लोरोफिल आपका प्लांट का किचन होता है, किचन ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन। अब बहुत जल्दी मैं साइंस का एक नया भी लेके आऊँगा पूरा, जिसमें मैं कवर करूँगा सारी प्लांट किंगडम, छोटा छोटा करके मैं बता दूंगा आपको। जल्दी एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा, जो कि 4th फेज़ और 5th फेज़ के दोस्तों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।